क्योंकि हमारी पहेलियों का उत्तर देना इतना आसान भी नहीं है। अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वर्षों की प्रतिष्ठा इस बुद्धि युद्ध की बलि चढ़ जाए। पंडित रामाकृष्ण जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका जिलेबी माइकल सीजारियो डी सांता आपको स्वागत करती हूँ। तो यहाँ आपके साथ तो थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस बारे में बात कर रही हूँ और किस टॉपिक में किसको रोस्ट कर रही हूँ। और डिस्क्लेमर में आप समझ गए होंगे कि रोस्ट करने का मतलब क्या क्या था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अल्मास जैकब, आप अपनी चैनल में जो इल्यूमिनाटी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जो कहना चाहते थे, आप बेझिझक इस यहाँ कह सकते हैं। चलिए बताइए। वेलकम टू अल्मास जैकब लाइव। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आविया के चैनल पर काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो अपलोड की गई है, तो आपसे गुजारिश है कि आप उसकी वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करके बताएं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं आई। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया की शुरू से ताकतवर इंसान कमज़ोरों पर राज करते आए हैं और इन ताकतवर इंसानों की कोशिश रही है कि ये सारी दुनिया को अपना गुलाम बना लें और पूरी दुनिया पर राज करें। फिर चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट हो जिसने 18 साल की उम्र में ही दुनिया फतह कर ली थी, या चंगेज खान जिसने अलेक्जेंडर से भी 4 गुना ज्यादा जमीन पर कब्जा किया। हमारी तारीख गवाह है कि ताकतवर हमेशा कमजोर पर हुक्मरानी करता आया है। मगर क्या आज तक किसी ताकतवर ने पूरी दुनिया पर राज किया? और क्या ये ख्वाब जो आज के ताकतवर लोग देख रहे हैं, जिसे न्यू ऑर्डर ऑफ द एजेस यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दिया जाता है, क्या ये ख्वाब पूरा होने वाला है? क्या आज तक किसी ताकतवर ने बगैर किसी जंग के हुकूमत की या नहीं? आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज की वीडियो आपके होश उड़ा कर रख देगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस दुनिया के ताकतवर, जिन्हें हम एलीट्स का नाम देते हैं, कैसे पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने पर तुले हुए हैं। और इससे बढ़कर क्या ये हुकूमत करने की जिद्दोजहद सिर्फ और सिर्फ इंसानों में पाई जाती है, या इस ख्वाहिश के पीछे किसी अनदेखी ताकत का ख्वाब है? और जिस अनदेखी ताकत को आसमान से इसी वजह से फेंक दिया गया था, उसे गिरा दिया गया था कि वह खुदा बनना चाहता था। मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जीजो, वैसे तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करने के लिए दुनिया के शुरू से ही कोशिश की जा रही है, मगर 1776 में जब अमेरिका में दूसरी रेजोल्यूशन पास की गई तो उस वक्त अमेरिका की हुकूमती मोहर डिजाइन की गई, जिसे द ग्रेट सील ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का नाम दिया जाता है। ये मोहर 1982 से हर हुकूमती काम में इस्तेमाल की जा रही है। 1935 में 1935 में द ग्रेट सील को अमेरिका के $1 के नोट के ऊपर बैक साइड पर प्रिंट कर दिया गया।
1935 से पहले डॉलर का नोट कुछ ऐसा दिखाई देता था जिसे कई बार बदला गया, मगर 1935 से आज तक $1 का वही डिजाइन है जिस पर अमेरिका की द ग्रेट सील ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स छापी हुई है। इस मोहर की दो साइड्स हैं, एक फ्रंट साइड है जिसे ऑब्वर्स कहा जाता है और दूसरी बैक साइड है जिसे रिवर्स कहा जाता है। ऑब्वर्स साइड पर एक बाज बना हुआ है जिसके एक हाथ में 13 तीर और दूसरे हाथ में 13 जैतून के पत्ते, जिन पर 13 जैतून भी लगे हुए हैं। ये 13 तीर और 13 जैतून के पत्ते उन 13 कॉलोनीज के लिए बनाए गए हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से बर्तानिया से अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। ये वही 13 खानदान हैं जिन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस को एक जहाज और बहुत सारे पैसे दिए थे कि वो अमेरिका को दरियाफ्त करे। ये वही 13 एलीट फैमिलीज हैं जिन्हें 13 ब्लड लाइन्स ऑफ द इल्यूमिनाटी कहा जाता है। ग्रेट सील की दूसरी तरफ एक मिस्री पिरामिड है जो कि मुकम्मल नहीं है और उस पिरामिड के ऊपर एक आंख बनी हुई है जो एक ट्रायंगल के अंदर बनी हुई है। इस पिरामिड के ऊपर और नीचे लातीनी जुबान में इस ग्रेट सील को बनाने का मकसद भी लिखा गया है। ऊपर लिखा है एन्यूट कोएप्टिस, जिसका मतलब है फेवर या अंडरटेकिंग ऑफ, मतलब कोई काम है जो अभी जारी है। नीचे लिखा है नोविस ऑर्डो सेकुलोरम, जिसका मतलब है ऑर्डर ऑफ द एजेस, यानी ये एक ऐसा ऑर्डर है कि एक ऐसी हुकूमत है जिसे कदीम जमानों से कायम करने की कोशिश की जा रही है और ये काम जारी है। इस ऑर्डर को आजकल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। पिरामिड के बिल्कुल बुनियाद के पत्थरों पर रोमी जुबान में कुछ लेटर्स लिखे गए हैं जिनके नंबर्स को अगर ऐड करें तो ये 1776 बनता है। ये वही साल है जिस साल ये सील अमेरिका में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। द ग्रेट सील के डिजाइन को देखकर जर्मनी के हिस्टोरियन रूडोल्फ विटकूअर ने कहा कि ये डिजाइन, ये सिंबल बेबीलोनियन स्टोरी का सिंबल है जिसका नाम एटाना एपिक है। एटाना एपिक सामरी लोगों की कहानी है जिसमें वो नमरूद को एटाना किंग ऑफ किश के नाम से याद करते थे। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये सब कुछ नमरूद से शुरू हुआ था, जिसने खुदा के खिलाफ जादूगरी को इस्तेमाल किया और खुद को खुदा बनाया। इससे बढ़कर इसने बाबल का बुर्ज बनाया जिसका मकसद आसमान तक पहुंचकर खुदा से जंग करना था। ये बुर्ज आज के बुर्ज खलीफा से भी 10 गुना बड़ा और 10 गुना ऊंचा बनाया गया था, जिसे मुकम्मल होने से पहले ही खुदा ने गिरा दिया था। उस वक्त से खुदा ने सभी लोगों की जुबानें बदल दी थी। इसी वजह से आज हमारी जुबानें फर्क है। कोई इंग्लिश बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई पश्तो बोलता है। ये जुबानें तब ही चेंज की गई थी। यही वजह है कि आज दुनिया की जितनी लैंग्वेजेस हैं उतनी ही जुबानों के अंदर नमरूद के मुख्तलिफ नाम हैं और उसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। और अगर देखा जाए तो ये पिरामिड जो कि मुकम्मल नहीं हुआ था, ये बाबुल के बुर्ज के लिए ही नामुकम्मल बनाया गया है, क्योंकि ये पिरामिड उसी काम की अक्कासी करता है जो काम सदियों से जारी था, जिसको मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही थी मगर वो मुकम्मल नहीं किया जा सका। नमरूद की कहानी हम कलाम मुकद्दस में भी पढ़ सकते हैं और ये कहानी 2900 कबले मसीह से भी पहले की है। नमरूद की जैसी राह और इसकी तालीम पर चलकर खुद को खुदा समझने वाली दुनिया की पहली बादशाहत मिस्र की बादशाहत थी, जिसमें फिरौन ने खुदा की कौम इसराइल को गुलाम बनाकर रखा था और उसी बादशाहत में ये एहराम मिस्र बनाए गए थे। इसी वजह से द ग्रेट सील पर यह नामुकम्मल पिरामिड बनाया गया है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक इस दुनिया की टोटल 8 सुपर पावर हुकूमतें आएंगी और 8वीं हुकूमत इंसान की हुकूमत की आखिरी हुकूमत होगी। इसके बाद खुदा की बादशाही पूरी दुनिया पर लागू की जाएगी। मेरे दिल से तमन्ना है कि मैं खुदा की बादशाहत को देखूं। क्या आप भी खुदा की बादशाहत को देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखें खुदा की बादशाहत आए। पहली रिकॉर्डेड बादशाहत जिसको हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया है वो मिस्र की बादशाहत थी, जिसे पूरी दुनिया ने माना। फिर दूसरी बादशाहत असीरिया यानी आज के सीरिया की थी, जिसे फिर से पूरी दुनिया ने माना। तीसरी बादशाहत बाबल की बादशाहत थी, जिसे बेबीलोनियन बादशाहत भी कहा जाता है, जो कि आजकल के मॉडर्न ईरान और इराक का इलाका था और इस हुकूमत को भी सुपर पावर माना गया था। चौथी बादशाहत पर्शिया यानी फारस की बादशाहत थी, जिसे आज का मॉडर्न ईरान और अफगानिस्तान कहा जाता है। पांचवी बादशाहत ग्रीस यानी यूनान की थी, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कायम किया था।
छठी बादशाहत रोम की थी, जिसे आज भी दुनिया मानती है। सातवीं हुकूमत और आज की करंट हुकूमत अमेरिका की है। जिस दिन अमेरिका की हुकूमत खत्म हो गई, उस दिन इस दुनिया की आखिरी और 8वीं हुकूमत कायम की जाएगी, जिसे खुद मुखालिफे मसीह लीड करेगा। कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये आखिरी हुकूमत पिछली 7 हुकूमतों का मिक्सचर होगी, और ऐसी हुकूमत दुनिया के शुरू से ना कभी हुई और ना फिर कभी होगी। दुनिया के शुरू से आज तक जितनी भी हुकूमतें वजूद में आई हैं, उनमें कभी भी पूरी दुनिया का एक ही बादशाह नहीं हुआ था, और ना ही आज से पहले हुकूमत के पास एक एक इंसान को ट्रैक करने की टेक्नोलॉजी थी। आखिरी हुकूमत में एक ही बादशाह, एक ही करेंसी और एक ही मजहब होगा, और उस वक्त जो कि ज्यादा दूर नहीं है, लोग खुदा के कलाम को तरसेंगे मगर कहीं ना पाएंगे, क्योंकि लोग खुदा से इतने दूर हो जाएंगे कि वो खुदा के कलाम को पढ़ेंगे मगर उनको कुछ समझ नहीं आएगी और ना ही कोई उनको समझाने वाला होगा। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करने के लिए इल्यूमिनाटी के 13 खानदानों में से एक खानदान, जिसे रॉकफेलर कहते हैं, इसके हेड जॉन डी रॉकफेलर ने 1949 में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर के लिए जमीन खिरात में दी थी। यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945 को वजूद में आई, जिसे फिर से रॉकफेलर खानदान ने बनाया था, जिसका मकसद 3 साल के बाद सामने आया, जब 14 मई 1948 को इसराइल को वर्ल्ड मैप पर लाया गया और इसे कबूल किया गया। क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने वजूद में आते ही पहला काम क्या किया था? तो यूएन ने वजूद में आते ही 29 नवंबर 1947 को फलस्तीन की पार्टीशन का एक प्लान पेश किया था, जिसके ऊपर काम फिर किया गया कि फलस्तीन और इसराइल को बराबर का हिस्सा दिया जाए। और अगले ही साल 14 मई 1948 को इसराइल वजूद में आ गया। ये काम यहां ही नहीं रुका, बल्कि जॉन डी रॉकफेलर के 5 बेटे थे। उन पांचों ने अपनी अपनी फील्ड में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम किया। इन पांचों में सबसे छोटा बेटा डेविड रॉकफेलर था, जिसने ट्राइलैटरल कमीशन, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस और ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, जिससे पूरी दुनिया के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए जिसे पूरी दुनिया फॉलो करे। आज यूनाइटेड नेशंस की बनाई हुई पॉलिसीज पर पूरी दुनिया आंखें बंद करके काम करती है, और इसके सबूत के तौर पर एजेंडा 2030 आपके सामने है, जिसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर हर एक हुकूमत सीक्रेटली काम कर रही है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो अभी जाकर अपने गूगल पर लिखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और आगे अपनी कंट्री का नाम लिखें, तो आपको पूरी एक वेबसाइट मिल जाएगी जो कि आपके अपने मुल्क की वेबसाइट होगी। डेविड रॉकफेलर ने कहा था कि दुनिया को एक बड़े क्राइसिस की जरूरत है और दुनिया अपने आप ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को तस्लीम कर लेगी। और आप देख ही सकते हैं कि कोविड-19 से बड़ा क्राइसिस और क्या होगा, जिसने पूरी दुनिया को लॉकडाउन करके रख दिया था। अमेरिका के जितने भी सदर आए हैं वो सभी या तो सीक्रेटली या ओपनली फ्री मेसन्स थे, और इन फ्री मेसन्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ लूसीफर की बादशाहत को पूरी दुनिया में लागू करवाना है। यही वजह है कि अमेरिका के $1 के जो पीछे जो ग्रेट सील है, उसमें एक आंख बनी हुई है जो कि फ्री मेसनरी का मेन सिंबल है। इस एक आंख को ये आई ऑफ प्रोविडेंस, आई ऑफ गॉड, आई ऑफ हॉरस, आई ऑफ लूसीफर का नाम देते हैं। 33 डिग्री फ्री मेसन एल्बर्ट पाइक, जिसकी किताब मॉरल्स एंड डोगमा आज भी फ्री मेसनरी के स्टूडेंट्स को एज ए गाइड दी जाती है, उसमें पाइक ने लिखा है कि लूसीफर ही सारी रोशनी का अलंबरदार है और लूसीफर खुदा है। तो अजीजों, ये फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी के 13 खानदान, ये सभी सिर्फ और सिर्फ इसराइल में तीसरी हैकल बनाने पर इसीलिए तुले हुए हैं क्योंकि ये जानते हैं कि मुखालिफ मसीह हैकल में मकरूह चीज की कुर्बानी चढ़ाकर उसे नापाक करेगा और खुदा की बेखुरमती की जाएगी। ये लोग अपने खुदा लूसीफर की बादशाहत के लिए और उसे खुदा बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के शुरू से लूसीफर ही की ख्वाहिश थी कि लोग उसे खुदा माने और उसे सजदा करें, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। जब भी मुमकिन हुआ तो बहुत थोड़ी जगह पर हुआ और थोड़े लोगों ने ही इसको सजदा किया, और इसकी ख्वाहिश कभी भी पूरी ना हो सकी। इसी वजह से वो आखिर में पूरे जोर के साथ सबको अपना गुलाम बनाना चाहता है और लोगों को फोर्स करना चाहता है कि वो उसको खुदा माने। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करेंगे, झूठा नबी उनके सर कलम करवाएगा, उनको कत्ल करवाएगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक ही बादशाह यानी मुखालिफ मसीह होगा,
इसमें एक ही करेंसी यानी डिजिटल करेंसी होगी, जिसे इस्तेमाल करने के लिए माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें 5G टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी और जो मुखालिफ मसीह की छाप नहीं लगवाएंगे वो कुछ भी खरीदो फरोख्त ना कर सकेंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक ही मजहब होगा जिसे मोहब्बत का नाम दिया जाएगा, जबकि वो मोहब्बत एक मकरू मोहब्बत होगी जो कि मर्द मर्द के साथ जना करने वाली नापाक मोहब्बत होगी और सभी उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे। मगर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा बात तो यह आप तो देख रहे होंगे कि अल्मास जैकब अपनी वीडियो में क्या कहना चाहते थे, तो विशेष उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी, थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। तो हाँ, आप इंतजार ख़त्म हो गए थे। ओके, तो अल्मास जैकब इल्यूमिनाटी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में क्या कहना चाहते थे, वहाँ पे मैंने 30 पॉइंट नोट की हैं जो मुझे बहुत अजीब और वाहियात लगी थी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि तुम अपने मैच्योर कंटेंट जो बड़े लोगों के लिए डेडिकेटेड की गई थे, तो वहाँ पे अपनी बच्चों का कंटेंट क्यों प्रमोट कर रहा है मेरे भाई? कई यूट्यूबर के हिसाब से तो बच्चे लोगों को यूट्यूब में शामिल करना ही माना है। तो आप बच्चे लोगों को क्यों प्रमोट करेगा भाई? तुम्हारा बच्चा दिखेगा तुम्हें माफ कर देगा जो तुम गलत कर रहे थे इतनी दिन। खैर, ये थी एक पॉइंट जो वाहियात लगी। पॉइंट नंबर 2, अलेक्जेंडर एंड चेंगिस खान डिडंट रूल द एंटायर वर्ल्ड एंड नाइदर ब्रिटिश। तो अल्मास जैकब का कहना है कि दुनिया में हमेशा ताकतवर लोगों को कमज़ोर लोगों पर अपना कब्जा करने का आदत रखता है। तो कमज़ोर लोगों पर अपना हुक्म चलाते हैं, चाहे अलेक्जेंडर दुनिया को कब्जा की हो या फिर चेंगिस दुनिया की एक चेंगिस खान दुनिया की एक चतुर्थांश यानी कि 25% दुनिया हुक्म की हो। तो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये जान लीजिए कि अलेक्जेंडर जो है वो मैसेडोनियन एम्पायर की है, जो ग्रीक एम्पायर, और चेंगिस खान मंगोल एम्पायर है जैसे कि आप जानते हैं। लेकिन ना अलेक्जेंडर ने पूरे दुनिया को हुक्म कायम कर पाए, ना चेंगिस खान ने पूरी दुनिया को हुक्म कायम नहीं कर पाए, और ना ही अंग्रेज लोग। तो पॉइंट नंबर 3, एलिट्स ऑफ द अर्थ एनस्लेव्स अस। तो अल्मास जैकब का मानना है कि दुनिया के सारे एलिट लोग जो है, जो इल्यूमिनाटी के लिए है, वो हम पर हुक्म चलाते हैं। तो हमें गुलाम बनाने की फितरत में है। तो ऐसे कह रहे हो जैसे दुनिया की एलिट लोग हम सबको हुक्म चलाएंगे, हम सबको बर्तन मजाएंगे, हम सबसे उनकी कपड़े भी साफ कराएंगे। मतलब हाँ यार, एलिट को क्या कोई दूसरा काम नहीं देते हैं क्या? तो मैं कहती हूँ कि दुनिया की एलिट्स लोग ही ऐसा है जो हमें प्रोडक्टिव चीज़ें सिखाता है, हमें ऐसे एजुकेशन पेश करता है ताकि हम प्रोडक्टिव बने। वेल, पॉइंट नंबर 5, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पॉइंट नंबर 4 तो भूल गई। पॉइंट नंबर 4, human has no self attitude to rule the earth without supernatural power।
तो अल्मास जैकब का ये कहना था कि दुनिया में किसी भी इंसान को सुपर नेचुरल पावर के बिना दुनिया पे हुक्म चलाने का कोई औकात नहीं है। तो कई हाथ से बताए तो ये बात तो सच है, लेकिन ऐसे में तो तुम्हारा प्यारे हुकूमत भी दुनिया पे इसी पॉइंट पे दाखिल होते हैं, वो भी नहीं बच सकते मेरे भाई। ओके, पॉइंट नंबर 5, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डजंट रिलेटेड विथ सैटनिज्म। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तो सैटनिज्म को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। दरअसल सैटनिज्म के साथ इसका कोई लेना देना था ही नहीं। सैटनिज्म का मानना है कि दुनिया में शैतान ही हमारा मालिक है, शैतान ही हमें दुनिया बनाया, हमें शैतान की पूजा करना चाहिए। जबकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने से पहले जमाने जो है तो ऐसे राजा दुनिया में हुक्म चलाते थे जो इलेक्टेड होते ही है धर्म गुरु के अंडर में। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के में चलते ऐसे लोग राजा को इलेक्ट कर पाएंगे जो राजा को इलेक्ट करने की हकदार हो। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में धर्मगुरु होने के चांसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर ना के बराबर भी हो सकता है। ओके, पॉइंट नंबर 6, 13 colonies, 13 elites of Illuminati on wings of eagles। तो अल्मास जैकब का कहना है कि इल्यूमिनाटी के विंग्स की जो 13 पॉइंट्स है वो इल्यूमिनाटी के 13 एलिट्स जो अंग्रेजों के ज़माने से आए हुए 13 कॉलोनी। तो यहाँ पे 13 कॉलोनी जो 13 इल्यूमिनाटीज के हो तो भाई ये तो सिर्फ न्यू इंग्लैंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पूरे दुनिया को कंट्रोल करने के लिए तो कोई राजा तो होगा, ऐसा ब्लड लाइन कहाँ मिलेगा। ओके, पॉइंट नंबर 7, 13 elites of bloodlines of Illuminati match to 13 colony of New England। तो अल्मास जैकब का कहना था कि 13 एलिट्स जो है वो न्यू इंग्लैंड की 13 कॉलोनी से मैच करता है, जो कि टोटली नॉनसेंस, क्योंकि 13 एलिट्स ब्लड लाइन्स जो है इल्यूमिनाटी के उनमें से दो चार एलिट की बात करें तो एक ब्लड लाइन्स चाइनीज या फिर जापानीज चाइनीज ब्लड लाइन है। तो इंग्लैंड से तो 13 कॉलोनी तो आ गए हैं ना, तो इंग्लैंड में कब से चाइनीज लोग अपना एलिट्स बनाने लगे मेरे भाई। ओके, पॉइंट नंबर 8, कंटिन्यूअस ऑफ ऑर्डर ऑफ द एज। तो अल्मास जैकब का कहना था कि ये जो यूएस ग्रेट सील जो दिखाई देती है उनमें से वहाँ पे एक शब्द लफ्ज़ है जिनका नाम है कंटिन्यू करनी है, और दूसरे लफ्ज़ का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ एज। तो हमें यदि उम्र की हिसाब से चले तो जमाना के हिसाब से हम चले तो इससे हमारा तकलीफ क्या होता है मेरे भाई, बल्कि हमें फ़ायदा होता है। जमाने के हिसाब से चलना ही अमेरिका को सुपर पावर में तब्दील की है, वरना आज तो इराक की तरह विलुप्त होने के कगार पे आ जाते हैं।
खैर, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 9, यूएस रेवोल्यूशनरी वॉर 1776 while US become independent pyramid means the revolutionary system among the earth। तो आल्मस जैकब का कहना है कि एक हिस्से यूएस ग्रेट सील की एक हिस्से में एक पिरामिड दिखाया गया और उनके नीचे एक रोमन नंबर दिखाया गया जिनको डिकोड करने पर 1776 मिलते हैं। तो भाई यूएस अमेरिका की आज़ादी का दिन जो था वो 1776 में ही तो था, और वही वो पल था जब अमेरिका आज़ाद हुए थे। और अमेरिका जो है वो यूनाइटेड स्टेट की तरह दुनिया में हुक्म जारी करना, दुनिया में एक नई सिस्टम तैयार करना चाहते हैं जो रिवॉल्यूशन लेकर आए। तो उससे पहले अब तक सिर्फ मोनार्क गवर्नमेंट हुआ करती थी, लेकिन आजकल हम डेमोक्रेसी में जीते हैं। और खुद इंग्लैंड में ही ओल्ड इंग्लैंड में ही कई सारे डेमोक्रेसी रूल्स होते हैं। सिर्फ प्रेसिडेंट ही मोनार्की होते हैं, बाकी सब डेमोक्रेसी। और दुनिया में जल्द से जल्द कई बार डेमोक्रेसी लागू होते हैं। भारत में सन 1947 में डेमोक्रेसी लागू हुई थी और बांग्लादेश में सन 1971 में डेमोक्रेसी लागू हुई थी। इसके बाद आप समझ गए होंगे। क्या आगे में आती हूँ, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बेबीलोन एम्पायर, Athena epic and US Great Seal? Athena is a human and US seal is eagle। तो आल्मस जैकब का कहना है कि यूएस सील ईगल जो है, यूएस ग्रेट सील जो है वो बेबीलोन के उस एपिक के साथ मैच करते हैं जिसका नाम था आताना एपिक। तो जो तस्वीर दिखाया गया था तो वहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है कि तस्वीर जो है वो एक हिस्से घोड़े यूनिकॉर्न की होते हैं और दूसरे हिस्से जो है वो इंसान होते हैं। तो आताना जो था वो एक इंसान था जो उड़ सकता था, और यूएस सील जो है वो टोटली एक ईगल है। तो मैंने खुद चेक किया और कोई मैच नहीं मिल रहा था। तो पॉइंट नंबर 11, Where did नमरूद came to US seal? तो आल्मस जैकब का कहना था कि नमरूद जो है वो यूएस सील, वो हर नमरूद जो है वो ही यूएस सील है, क्योंकि नमरूद एक बुर्ज बनाना चाहता था। हाँ, इसमें खुदा गुस्सा होके, खुदा नाराज होके सबकी भाषा अलग कर दी थी है। इसीलिए कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई बांग्ला बोलता है। तो लेकिन भाई इसलिए अलग अलग नामों में नमरूद पाए गए हैं। तो नमरूद जो के साथ मैंने कोई मैच नहीं मिला, तो मेरे हिसाब से इनका कोई मैच तो है ही नहीं। अगले पॉइंट में पॉइंट नंबर 12,
Babylon's skyscraper is to fight against God. तो अल्मास शगफ का क्या कहना है कि नमरूद एक बुर्ज बनाया था जो इतना ऊंचा था कि दुनिया के सबसे ज्यादा ऊंचा देखे। तो नमरूद उस ऊंचाई पे बैठना चाहता था और उसके बाद उस पर अल्लाह ताला यानी कि खुदा बहुत गुस्सा हो गए थे। तो बेबीलोन स्काई क्रैपर जो है वो खुदा से जंग लेने के लिए बनाए गए हैं। तो भाई ट्विन टावर, आईफेल टावर और बुर्ज खलीफा, चाइनीज टावर, जापानीज पिरामिड, इनकी हाइट ये भी तो एक स्काई क्रैपर जो है ना। कोई खुदा से फाइट करने के लिए नहीं लगता। तो छोटा सा एक बेबीलोन स्काई क्रैपर वो खुदा से लड़ेगा? हाँ, ये हेरा समझेगा? खैर, पॉइंट नंबर 13, व्हाट अबाउट माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे बेबीलोन के स्काई क्रैपर के बारे में बात की है। तो बेबीलोन के स्काई क्रैपर जो है वो बुर्ज खलीफा से 42 गुना ज्यादा है। तो बुर्ज खलीफा 200, 10 मल्टीप्लाई करे तो 2000, 4 मल्टीप्लाई करे तो 8000, तो 8400 फीट। तो भाई बुर्ज खलीफा 8400 फीट, सॉरी बुर्ज खलीफा 200 फीट और 8400 फीट के बेबीलोन स्काई क्रैपर के लिए खुदा से लड़ने गए थे। और यहाँ जो माउंट एवरेस्ट वो तो 30,000 फीट, यानी कि बेबीलोन स्काई क्रैपर से भी 22,000 फीट ज्यादा ऊंचा है। तो इसका क्या करें? पॉइंट नंबर 14, वाज नमरूद एन इस्लामिक गॉड। तो अल्मास शगफ का कहना है कि दुनिया के हर धर्म ने नमरूद का नाम कहीं भी जोड़ा हुआ है। तो नमरूद का अलग अलग नाम दिखाई दे देता है। तो नमरूद को क्या इस्लामी अल्लाह ताला से कंपेयर किया जा रहा है? क्योंकि इस्लामी अल्लाह ताला के मुताबिक अल्लाह ताला का न्याय का नाम है अर-रहमान अल-रहीम। जैसे अर-रहमान अल-जब्बार अर-रहीम, इसका ऐसे न्याय नाम है। तो मैंने कोई ऐसे रिसर्च नहीं मिली जो नमरूद के अलग अलग नाम हो सकता है। ओके, पॉइंट नंबर 15, चलिए इजिप्शियन एम्पायर के बारे में बात करते हैं। इजिप्शियन एम्पायर जो है वो बेबीलोन एम्पायर के ठीक पहले के जमाने के हैं। तो क्योंकि इजिप्शियन एम्पायर जो है वो 4000 साल पुरानी है, सॉरी हाँ 4000 साल पुरानी है। और जो बेबीलोन एम्पायर है वो 2600 साल पुरानी है। सो यहाँ पे नमरूद के बेबीलोन के बारे में कहे तो उसकी पहले मिस्र के बारे में बात की जाए तो बेहतर होगा। पॉइंट नंबर 17, here we got 7 सुपर पावर किंगडम, where is the 8? तो अल्मास शगफ यहाँ पे 8 सल्तनत के बारे में बात की थी। तो मैंने जब नोटिस की थी तो ये तो भाई 7 सल्तनत मिली है, 8वीं सल्तनत कहाँ है? खैर अभी तक सही चल रहा है।
गुड, वेरी गुड। तो पॉइंट नंबर 18, Almas Jacob wished to watch godly kingdom but doesn't know what will be at God kingdom। तो आलमस जैकब जो है उनको खुदा की सल्तनत देखने का बहुत शौक था, हाँ, ताकि कि अपनी जीती चीज खुदा की सल्तनत देख पाए, लेकिन उसे पता ही नहीं था खुदा की सल्तनत में क्या होता है। हो सकता है खुदा की सल्तनत में ऐसे लोग बैठे हो जो तुम्हें शायद नापसंद हो। खुदा की सल्तनत में हिंदू भी हो सकता है, ईसाई भी होते ही हैं, मुसलमान होना मुश्किल है, यहूदी भी होते हैं और नास्तिक भी होते हैं। तो लेकिन कई ईसाइयों का मानना है कि कई ईसाइयों का मानना है कि ईसाई के अलावा कोई जन्नत में नहीं जाने वाला। तो क्या पॉइंट नंबर 17 के बाद की है। ओके, पॉइंट नंबर 18, लेट्स चेक द सुपर पावर किंगडम। तो आलमस जैकब अपनी बाइबल के हिसाब से जो 7 सुपर पावर किंगडम के बारे में बात करते हैं उनके बारे में मैं बात करूंगी। चलिए, ये 7 सुपर पावर किंगडम दुनिया के सबसे सुपर पावर किंगडम है। आलमस जैकब की सबसे बात सच मान लेते हैं। अब देखिए 7 सुपर पावर किंगडम कौन सी है। पहली सुपर पावर किंगडम है मिस्री सल्तनत, जो अब्राहम वहाँ पे रहते हैं। दूसरी सुपर पावर किंगडम है असीरिया सल्तनत, जो सीरिया की है। तीसरी सुपर पावर किंगडम है बेबीलोनियन एम्पायर, जो कि इराक का सल्तनत है। तो चौथी सुपर पावर किंगडम है फारिस एम्पायर, जो कि ईरान और अफगानिस्तान में है। तो पांचवी सुपर पावर किंगडम्स जो है वो मैसेडोनियन एम्पायर यानी कि ग्रीक एम्पायर, जो अलेक्जेंडर ने फैलाई थी। छठे सुपर पावर किंगडम जो है वो रोम एम्पायर, जो सीजर के अंडर में होते हैं थे। और सातवीं और आखिरी सुपर पावर किंगडम जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, तो यहाँ पे नोट कर ले तो देखा जाए असीरिया एम्पायर के बारे में कोई पक्की सबूत नहीं है कि असीरिया एम्पायर होते थे। तो फारिस एम्पायर जो ईरान और अफगानिस्तान, मैंने कई फैक्ट चेक किए हैं, लेकिन फारिस सल्तनत नाम की कोई चीज़ नहीं है थी। लेकिन हाँ, आर्किमीडिस सल्तनत के नाम पे एक सल्तनत हुआ करती थी जो ईरान पे थी। और दूसरी बात नोट की जाए तो यहाँ पे अमेरिका को छोड़ के जितनी भी सल्तनत के बारे में बात की है वो उसी वक्त का सल्तनत था जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, फेडरल रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, मैक्सिको तक दुनिया की नज़र में नहीं आया था। होता तो था, लेकिन उसे कभी डिस्कवर ही नहीं की थी। तो लेकिन उन सल्तनत के बारे में कभी भी बात नहीं की। यहाँ पे 15 सल्तनत मैंने नोट कर ली है। पहला सल्तनत है अंग्रेजों का सल्तनत, जो आखिरी बार नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका को डिस्कवर किया और
पहली बार ऑस्ट्रेलिया और साउदर्न अफ्रीका एंड मिडिल अफ्रीका को डिस्कवर किया, और वो यही एकलौता सल्तनत था। तो सन 1971 में 25% धरती जमीन को कब्जा किया था, लेकिन अब तो उनकी औकात तो सिर्फ 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर की है। कैन रशियन एम्पायर ट्वाइस ऑफ टाइम, एक टारिज्म रूस जार के अंदर है, और दूसरा जो है वो कम्युनिज्म, जिसका सोवियत यूनियन ऑफ सोशलिज्म रशिया माना जाता था। स्पेनिश एम्पायर ही एकलौता एम्पायर जो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर किया था। मंगोल सल्तनत जो अल्मा चेकअप कह ही रहा था कि दुनिया की 1/4 हिस्सा, ये 25%, जबकि 25% नहीं बल्कि 10% कब्जा की थी। पोर्तुगीज सल्तनत, ये वो सल्तनत था जो इंडिया को बाहर से डिस्कवर करने के लिए उतावला हो रहा था, और कई बार पोर्तुगीज का कोलंबस ही अमेरिका को डिस्कवर किया था, और बाद में सल्तनत की हैसियत से स्पेन डिस्कवर किया था। फिर भी पोर्तुगीज का जो सल्तनत है वो ब्राजील को तक कब्जा की थी। खैर, चाइनीज सल्तनत दुनिया में एक बड़ी सल्तनत जो थी, जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 तक चलने तक काफी बड़ी सल्तनत हुआ करती थी। जापानीज सल्तनत वर्ल्ड वॉर 2 में काफी तहलका मचाई थी, अंग्रेज को भी घुटने पर टेकने पर मजबूर की थी। मौर्य सल्तनत, जो आप नवंबर की 6 तारीख में पब्लिश की हुई मुताबिक मौर्य अशोका की बात की है, उसके बारे में बता ही नहीं। पश्तून सल्तनत, गजनी सुल्तान महमूद। सेल्जुक सल्तनत, जो अब खिलाफत के वक्त तुर्की में अंडर में हो। ऑटोमन सल्तनत, जो इस्लामी खलीफा की आखिरी सल्तनत, बड़ी सल्तनत थी। सऊदी सल्तनत, जो दुनिया में सबसे आतंक मचाए हुआ सल्तनत था। तो सल्तनत की हिसाब से सऊदी अभी भी काफी बड़ा था, और ये लोग अमेरिका को ही सल्तनत घोषित, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत घोषित कर दी, जबकि अमेरिका कोई सल्तनत तो है ही नहीं। तो इराक सल्तनत, जो सल्तन हुसैन के अंडर में था, और ईरान सल्तनत जो आर्किमिडीज सल्तनत हुआ करती थी, और अभी महमूद अहमदीनेजाद और रूहानी का सल्तनत है। तो इतनी बड़ी बड़ी सल्तनत होते हुए कहाँ बेबीलोन, सीरिया और इजिप्ट की सल्तनत की बात करते हैं मेरे भाई? ओके, पॉइंट नंबर 19, 8 सुपर पावर किंगडम विल बी मिक्सचर ऑफ द पास्ट 7 सुपर पावर किंगडम। ये आलमान शेखव का कहना था कि दुनिया के जो 8वीं सल्तनत होगी वो पहले 7 सल्तनत के मिक्सचर में होगी। तो 7 सल्तनत के बारे में आप बात गई थी, लेकिन जो सल्तनत असली में पूरी दुनिया पे राज कर चुकी थी, उनके बारे में तो कभी बात नहीं की। तो रोमन सल्तनत किससे जाता तो मंगल सल्तनत की एरिया जाता है, और
अंग्रेज तो भाई रोमन सल्तनत, अंग्रेजों का सल्तनत रोमन सल्तनत से भी काफी बढ़िया हुआ करती थी। और आजकल तो सऊदी सल्तनत तो मिस्री सल्तनत से भी काफी बड़ा है। और अमेरिका जो है वो सुपर पावर किंगडम तो है, लेकिन वो एकलौता सल्तनत नहीं है। उसके जीते कई सारे सल्तनत दुनिया में मौजूद है। और अमेरिका बस डेमोक्रेसी है यार। ओके, पॉइंट नंबर 20, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो अल्मा शेखब का कहना है कि आठवीं सल्तनत को कायम करने के लिए अब दुनिया यूनाइटेड नेशन के जरिए वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहता है। तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है वो तो इसलिए बने गए, यूनाइटेड, उसके लिए यूनाइटेड नेशन बनाई गई है। और वो इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक मुल्क हमेशा दूसरे मुल्क के खिलाफ खड़े रहते हुए नजर आते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के तुरंत बाद ही वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए, या फिर वर्ल्ड वॉर 2 लंबी ना चले, क्योंकि हमें हर मुल्क एक दूसरे के पे हमेशा चिढ़ते रहते थे। और अमेरिका और रशिया जो है हर दूसरे मुल्क पर अपना निशाना बांधा हुआ था। तो इसी को रोकने के लिए वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाया गया था, और कुछ नहीं। कैन पॉइंट नंबर 21, वन वर्ल्ड करेंसी। दुनिया में अल्मा जेकब का कहना है कि शैतान की पुजारियों ने दुनिया में एक ही करेंसी लेना चाहता है, जो डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल करेंसी जो है वो तब भी अलग अलग होगी। फर्क बस इतना होगा कि एक मुल्क की डिजिटल करेंसी कैसे दूसरे मुल्क की डिजिटल करेंसी के साथ कम्युनिकेट कर पाए, इसके लिए अब कोई म्यूचुअल क्रिप्टो करेंसी होना चाहिए। तो मैं मैं 11 नवंबर की 4 तारीख को मैंने डिजिटल करेंसी के हिसाब से अपनी इंटरनेट प्रोवाइडर को 800 रुपये दी है। और मुझे काफ़ी इसमें कंफर्ट फील हो रही है। तो है क्योंकि मैं यहाँ पे टाइमली बिल ले पाती हूँ। कैन पॉइंट नंबर 22, यूनाइटेड नेशन अलॉटेड लैंड बाय रॉकफेलर द एलिट ऑफ इल्यूमिनाटी। तो यूनाइटेड नेशन इसलिए बनाई गई थी ताकि जो दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 लंबी ना चले और दुनिया में वर्ल्ड पीस हमेशा कायम रखे, इसलिए वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड नेशन बनाई गई थी। कई मुल्क में अभी भी कामयाब है और कई मुल्क में अभी भी नाकाम हो चुके हैं। तो इनको जमीन खरीदने वाले रॉकफेलर जो है वो अगर इल्यूमिनाटी का एलिट मेंबर थे, तो इसमें तो इसका ये मतलब ही तो होता है ना कि दुनिया की भलाई के लिए इल्यूमिनाटी बनाई गई हो और आप फोकट में शैतान का पूजा ही बताते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 13, इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट। तो अल्मा शेखब का कहना है कि दुनिया में जब यूनाइटेड नेशन तैयार हुआ करती थी तो उसी वक्त इजराइल आज़ाद हुए थे
और इसराइल और फिलिस्तीन के लिए बराबर का जमीन मिल रही थी, मिलने की वादा की थी यूनाइटेड नेशन ने। है तो मेरे हिसाब से फिलिस्तीन जो है वो इसराइल की जमीन में गैर कानूनी कब्जा करके रखा है। तो फिलिस्तीनी आप जिस जमीन में रहते हैं वो इसराइल की थी, इसराइल की है और इसराइल की रहेगी। वो फिलिस्तीनी की कभी नहीं हो सकती, क्योंकि फिलिस्तीनी 640 में ही, फिलिस्तीनी जो है वो 636 में ही इसराइल की जमीन कब्जा करके इसराइली को भागा रहे थे। उसके पहले जमीन थी और इसराइली की थी। सो इसराइल पैलेस्टाइनी कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पे के बारे में मेरा कहना ये था कि इसराइल को अपना हक दे दिया जाए और फिलिस्तीन जहाँ पे रहते हैं वो उसी को छोड़ने में मजबूर हो जाए। ओके, पॉइंट नंबर 24, यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग कोविड-19। तो यूएस चाइना की कॉन्फ्लिक्ट का मिसाल दे रहे थे। तो कोविड-19 में जो यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दरअसल एक मुल्क है चाइना जो अपनी मेडिकल इम्यूनिटी में मेडिकल हेल्थ केयर, मजबूत हेल्थ केयर के ज़रिए अभी पल भर में चंगे हो जाते हैं। और एक तरफ है अमेरिका, दुनिया की मजबूत इकोनॉमी होने के बावजूद कमज़ोर हेल्थ केयर के चलते अभी भी कोविड-19 पैंडेमिक हो रखे हैं। इसमें फ्रीमासन का क्या काम मेरे भाई? पॉइंट नंबर 25, फ्रीमासोनरी इज डेडिकेटेड टू इरेज इग्नोरेंस इन लिeu टू प्रोमोट सैटानिज्म। तो अल्मस जैकब का कहना है था कि फ्रीमासोनरी जो है वो शैतान की पूजा करना सिखाते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फ्रीमेसोनरी जो नाम की जो सीक्रेट सोसाइटी है वो दुनिया से इग्नोरेंस मिटाना चाहती थी। इसलिए अमेरिका है, इसलिए आज जहाँ फ्रीमेसोनरी आबाद है वहाँ पे इग्नोरेंस ना के बराबर है, और जहाँ फ्रीमेसोनरी नहीं चलती वहाँ की इग्नोरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और पेशेंट अगर कम दिखाई दे, पेशेंट केस कम दिखाई दे तो वो भी छुपाने पड़ते हैं ताकि दुनिया को अपने मुट्ठी में ले ले, हालांकि ऐसा नहीं कर पाएंगे। ओके, पॉइंट नंबर 26, वन आई सिंबलिज्म इज नॉट सैटानिज्म। तो अल्मस जैकब का कहना है कि वन आई जो सिंबलिज्म दिखाते हैं वो शैतान लूसीफर की आंखें हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम जो वन आई सिंबलिज्म दिखाते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हम शर्मीले होते हैं, तो हमें नर्वस फील होता है अच्छे काम करने में है, इसलिए हम वन आई सिंबलिज्म दिखाते हैं ताकि सामान्य होते हुए नजर आए। खैर, पॉइंट नंबर 27, इजरायली थर्ड टेम्पल। अब दुनिया की एलिट्स लोग इजराइल में थर्ड टेम्पल बनाने में पर तुले हैं। तो अगर थर्ड टेम्पल बनाना भी चाहे तो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो आप मस्जिद अल अक्सा दिखाई देते हैं। तो इसे तो अगर थर्ड टेम्पल बनाना है तो क्या काम है? तो ये तो सैटानिज्म को प्रमोट करते हैं, नहीं करते। ओके, पॉइंट नंबर 28, लूसीफर एनस्लेव अस। लूसीफर जब दुनिया जन्नत से गिराया गया था तो
लूसीफर ने वादा किया कि सारे मखलूक पर राज करेंगे। कई 6 अरब लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म को यकीन नहीं करते, तो लूसीफर की बात में तो मजाक तो उड़ाएंगे। पॉइंट नंबर 29, होमोसेक्सुअल लव इज नॉट लास्ट बट लव। तो अल्मा चेखोव का कहना था कि होमोसेक्सुअल लव जो था वो पाक मोहब्बत नहीं था। अरे भाई, होमोसेक्सुअल मोहब्बत तो पाक मोहब्बत के अंदर में आते हैं। जो हेटेरोसेक्सुअल लव्स में कई प्रॉब्लम आती हैं जो होमोसेक्सुअल में नहीं आती। वो मैं नवंबर महीने की 6 तारीख के पहले का वीडियो में बता चुकी हूँ। ओके, पॉइंट नंबर 30 एंड द लास्ट पॉइंट है RFID चिप, डिजिटल करेंसी और 5G टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल करेंसी लेने के लिए हम कभी कभी मोबाइल भूल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड भूल जाते हैं, डेबिट कार्ड भूल जाते हैं, तो इसलिए हमें RFID चिप लेनी होती है। तो अल्मा चेखोव का कहना है कि RFID चिप शैतान की पूजा करना सिखाता है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ऐसा बात कहेगा जो मुखालिफ मसीह का छाप नहीं लेगा, वो क्या अमीर, क्या गरीब, क्या आज़ाद, क्या गुलाम, क्या मर्द, क्या औरत, कोई भी इंसान खरीद और बेचने, कुछ भी खरीदने और बेचने नहीं सकता। तो भाई जरा सी भी शर्म कर लो। तो लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा है कि दाहिने हाथों पे और माथे पे छाप होगा, लेकिन RFID चिप तो पीठ पे में है। तो RFID चिप को डिजिटल करेंसी हो या फिर इसके लिए लगे हुए 5G टेक्नोलॉजी को हो, ये मुखालिफ मसीह का साथ कभी नहीं देता। ओके, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन लाइक और डिसलाइक की रेशियो जो भी हो बस शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तो मुझे खुशी होगी। आप चैनल में आया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बस आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ, चलती हूँ और मिलती हूँ, मिल के चिल करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।